आप सभी को सर्वप्रथम शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आज हम संविधान के उस सेक्शन में हैं जिसका संबंध आयोगों से है। पिछले क्लास के माध्यम से आप सभी ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बी में हमने राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समाप्त किया था, और उस कड़ी में आज हम उसके अगले सेक्शन को फिर से आरंभ करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि अब जो संविधान का शेष हिस्सा है उसमें कुछ एक चैप्टर ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वैसे पढ़ने के लिए इतना अध्याय है कि अभी और 2 महीना लगे, लेकिन पोटेंसी के दृष्टिकोण से उसकी महत्ता बहुत कम है। तो हम ऐसे पॉइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे जिन बिंदुओं का कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा से सीधा संबंध होगा। और उस कड़ी में आज की कक्षा का जो शीर्षक है वह हम लिखेंगे संवैधानिक आयोग, जहां से हमारी आज की क्लास शुरू होगी। नया चैप्टर है संवैधानिक आयोग। हम संविधान के पार्ट ए में 6-7 चैप्टर्स के माध्यम से संविधान की संरचना को देखते हैं, जबकि हम पार्ट बी में संविधान के अनुप्रयोग को देखते हैं, वह मॉडल हमारे देश में किस तरह से लागू होता है। हम आयोग की कड़ी में हैं। अब देखिए, इसमें ढेर सारे आयोग हैं और आयोग से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है। कई बार आयोग की स्थापना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, कई बार देखेंगे कि उस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुभव रहा है, मैं यह मानता हूं कि रिलेवेंट टाइम में करंट अफेयर्स के मुद्दों पर जिस आयोग का वर्चस्व बना रहता है उससे प्रश्न आता है। जैसे महिला के क्षेत्र में कोई ऐसा काम हो जाएगा तो राष्ट्रीय महिला आयोग से क्वेश्चन आएगा। SC ST का कोई मामला इस तरह से उभरेगा जो राष्ट्रीय महत्व का मामला हो तो SC ST आयोग के अध्यक्ष से प्रश्न आएगा। अभी यदि इलेक्शन चल रहा हो देश में कहीं पर, निर्वाचन आयोग से प्रश्न आएगा। इस कड़ी में बिहार में होने वाला जो SIR है वो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, SIR समझते हैं ना क्या होता है? SIR का फुल फॉर्म क्या होता है? पता ही नहीं है, जबकि कई बार SIR की चर्चा हुई है। क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। ठीक है, विशेष पुनरीक्षण, जहां पर वोट को काटे जाने का प्रावधान है जो अवैध वोट्स हैं। तो एक बात ध्यान रखना है कि आयोग में प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है वह करंट अफेयर्स के तत्कालीन प्रकृति से होकर गुजरती है कि जिस आयोग की महत्ता उस क्षण में ज्यादा है, उस टाइम में, उस दौर में, उस कालखंड में, उस परीक्षा में उस आयोग से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको आयोग के बारे में उतना लिखवा देता हूं, उतनी बातें आप तक पहुंचा देता हूं, जिससे आप एक संतुलन की स्थिति में रहेंगे। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, संवैधानिक आयोग के तहत, संवैधानिक आयोग के तहत, और नीचे से 1 2 3 4 करके लिखिए। संवैधानिक आयोग के तहत पहला नंबर लिखिए चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। किस अनुच्छेद में है, कौन बताएंगे? वेरी गुड, 324 में है। लिखना हो तो लिख सकते हैं, 324 चुनाव आयोग। दूसरा लिखिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। अनुसूचित जाति आयोग, तीसरा नंबर, अनुसूचित जाति आयोग, जाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। वित्त आयोग, 3 बार टिक लगा लीजिए, आर्टिकल 280, वित्त आयोग। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी। उसके बाद लिखिए कैग, CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। उसके बाद लिखिए AG, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, AG, महाअधिवक्ता,
उसके बाद एडवोकेट जनरल, जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। यदि आप इन सब आयोग पर करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अपनी पकड़ बनाए रखते हैं तो वही आपका परीक्षा का आउट क्वेश्चन होता है। और आजमा कर देख सकते हैं कि जब भी एग्जाम होगा उस परीक्षा के इर्द गिर्द यदि किसी आयोग की महत्ता चमक उठेगी तो उस आयोग से प्रश्न आना निश्चित हो जाता है। प्रश्न क्या आएंगे यह भी न्यूज़पेपर तय करता है। तो उस समय में आयोग के विषय में किस प्रकार की खबरें चर्चा में रही। पहला नंबर हेडिंग बनाकर लिखिए, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, अब इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और याद रखेंगे कि 25 जनवरी को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसको हर हाल में याद रखना है। इलेक्शन कमीशन के विषय में कुछ एक बातें आप जरूर जान लीजिए। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। उसके पास यह पावर है कि वह किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को पार्ट टाइम या फुल टाइम के लिए इलेक्शन कमीशन में बुला सकती है काम करने के लिए। और इसके लिए वह कर्मचारी या अधिकारी मना नहीं कर सकता है। जैसे निर्वाचन जब होता है देश में, चुनाव जब होता है, तो आप देखेंगे शिक्षकों की, बैंकर्स की, आईएएस ऑफिसर्स की, एसडीएम की, पुलिस बल की, सबकी ड्यूटी निर्वाचन में लग जाती है। और यह पूरी प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि परिणाम घोषित नहीं हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास यह स्वायत्त शक्तियां हैं और यह उसे संवैधानिक रूप से प्राप्त है। कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट यह नहीं कह सकता है कि हम अपना इंप्लॉय आपके पास काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। ऐसा कहने का हक किसी के पास नहीं है। और यदि किसी कर्मचारी को या अधिकारी को इलेक्शन कमीशन ज्वाइन करने के लिए बुलाती है और वह अमुक कर्मचारी या अधिकारी नहीं जाता है तो इस कंडीशन में शोकॉज नोटिस, शॉर्ट टाइम सस्पेंशन, लॉन्ग टाइम सस्पेंशन एंड फाइनली टर्मिनेशन का भी प्रावधान है। उस व्यक्ति की नौकरी जा सकती है। इसको मौखिक रूप से याद रखेंगे। लिखिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है, बीच है। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, कॉपी के सबसे ऊपर लिखिए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है उसमें सबसे टॉप पर होता है एक चुनाव आयोग, जिसको हम बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ध्यान रखेंगे इसको। इस व्यक्ति के पास पूरे देश के चुनाव की अंतिम जिम्मेदारी होती है। और नीचे में होते हैं दो अन्य चुनाव आयुक्त। वही मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। इनके ऊपर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, खास करके जिस प्रकार भारत की दलीय स्थिति वर्तमान में है, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी सरकार में हो, तो चुनाव आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, उस व्यक्ति का जो हृदय है वो 24 घंटे थरथराता रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। और जब विपक्ष में इतने बड़े अपोनेंट्स विरोध कर रहे हो कि वोट चोरी हो रहा है, जबरदस्ती डिलीट किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में निर्वाचन आयोग के चेयरमैन के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी है निष्पक्षता को दिखाना, और कोर्ट में साबित करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। विपक्ष ने धमकी भी दिया है बिहार के मुद्दे पर, इसको ध्यान रखना है। तो लिख दीजिए, लेकिन निर्वाचन आयोग की संरचना में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एवं एवं सबकी पदीय स्थिति, मतलब ग्रेड, सबकी पदीय स्थिति बराबर होती है, बराबर होती है। यानी सबका ग्रेड पे सेम होता है, सभी सेम रैंक के आईएएस ऑफिसर होते हैं। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहीं नीचे लिख दीजिए, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और एक बात ध्यान रखना है, सब दिन ज्ञानेश कुमार नहीं रहेंगे, तो आगे यदि ये बदल जाए तो अपने सामान्य बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए इसको बदल लेना है। कई बार ऐसा होता है कि ज्ञानेश कुमार जैसे व्यक्ति दुनिया छोड़ जाते हैं, लेकिन हम उसी को याद रखते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। लगभग 1-2 साल के लिए सभी आते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि इनका एज 65 साल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं। लिखिए, अगले बिंदु में नोट लिख लीजिए। निर्वाचन आयोग का बहुदलीय स्वरूप 1993 में बना। निर्वाचन आयोग का बहुदलीय स्वरूप 1993 में बना। 1993 में बना। नोट नंबर 2 लिखिए, 2-4 टिक लगा दीजिए उसमें। सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त या सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त लिखिए। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक स्थिति में वर्तमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक स्थिति में चुनाव आयोग को स्वयं को निष्पक्ष साबित करना सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग को स्वयं को निष्पक्ष साबित करना सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, ये बता दिए थे क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति 62वें साल में होती है तो वो केवल 3 साल आयुक्त रहेंगे, लेकिन कोई यदि 55वें साल में बन जाता है तो 6 साल पूरा कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि 60 के बाद ही बनते हैं, उसके पहले नंबर नहीं आता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समय से पहले भी ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकते हैं।
समय से पहले भी ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकते हैं, सौंप सकते हैं। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना हो, तो कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। वेरी गुड। देखिए, संसद मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा भी सकती है। ठीक है, अगला बिंदु। देखिए, इनकी पद अवधि निश्चित होती है। इनकी पद अवधि निश्चित होती है। इनकी पद अवधि निश्चित होती है। इन्हें हटाने की प्रक्रिया जटिल है। अगला पॉइंट, इन्हें हटाने की प्रक्रिया जटिल है। जटिल है। नेक्स्ट पॉइंट, इन पर अक्षमता या दुर्व्यवहार का आरोप लगने पर, इन पर अक्षमता या दुर्व्यवहार का आरोप लगने पर संसद संसद विशेष बहुमत से संकल्प पारित करते हैं। संसद विशेष बहुमत से संकल्प पारित करता है एवं राष्ट्रपति इन्हें हटा देते हैं। नेक्स्ट, पद पर रहते हुए कोई अलाभकारी परिवर्तन का हिस्सा नहीं हो सकते। पद पर रहते हुए किसी अलाभकारी परिवर्तन का हिस्सा नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए। अन्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यह थी बेसिक प्रक्रिया नियुक्ति की, हटाने की और पद में बने रहने की। अब हेडिंग बनाकर लिखेंगे, चुनाव आयोग की कार्य और शक्तियां। चुनाव आयोग की कार्य और शक्तियां। इसमें लिखिए, अब एक बात ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग दो लेवल पर होता है। एक तो होता है भारतीय निर्वाचन आयोग और एक होता है राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो जो केंद्रीय वाला होता है वह लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव करवाता है, और जो राज्य वाला होता है वह मुखिया, सरपंच और जिला पार्षद का चुनाव करवाता है, स्थानीय निकायों का चुनाव करवाता है। इसको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट में आपने हेडिंग बना दिया। देखिए, पहला बिंदु, देखिए, संसद संसद कौमा राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और उपराष्ट्रपति इत्यादि के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति इत्यादि के निर्वाचन में, निर्वाचन में चुनाव आयोग की अहम भूमिका है। निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका है। ये सबसे बड़ा कार्य है इसका, इलेक्शन करवाना। संसद जब मैंने कहा तो राष्ट्रपति भी आ गया, लोकसभा भी आ गया, राज्यसभा भी आ गया। उपराष्ट्रपति को ध्यान में रखना है। तो जो सेंट्रल लेवल के बड़े चुनाव हैं, केंद्रीय स्तर के चुनाव, उसको करवाने की अंतिम जिम्मेदारी इसी के पास है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा बिंदु, निर्वाचक नामावली तैयार करना
निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं योग्य मतदाता का पंजीकरण। निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं योग्य मतदाता का पंजीकरण। पंजीकरण। तो ध्यान रखेंगे, फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन का मूव है वो किस तरफ है। तो आजकल इलेक्शन कमीशन हेल्दी इलेक्टोरल रोल बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि देश में 75 साल आजादी के होने के पश्चात भी निर्वाचन आयोग एक स्वस्थ इलेक्टोरल रोल नहीं बना सका। स्वस्थ इलेक्टोरल रोल का क्या मतलब है कि जैसे 100 पार के जो लोग हैं अक्सर एक्सपायर हो चुके हैं, उनका भी नाम है। कई लोग जो दुनिया छोड़ चुके हैं लेकिन 100 के अंदर के एज के हैं, उनका भी नाम है। एक व्यक्ति का दो दो मतदाता पहचान पत्र है। तो इस सब की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की शुरुआत की गई है, और जो शुरुआत करने वाला पहला राज्य बिहार है। इसको हर हाल में याद रखेंगे। तो पहली जो चुनौती है वो यही है कि इलेक्टोरल रोल को फ्रेश बनाया जाए और देखा जाए कि हमारे एक बूथ पर सही संख्या क्या है वोटर्स की। जैसे आजकल यदि आप इस चीज को थोड़ी डीपली देखेंगे, जब इलेक्शन होता है तो आप देखेंगे कि 50% से भी कम मतदान होता है कई जगहों पर। 60 तो होता भी नहीं है, 60 के अंदर सिमट जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जैसे 1000 वोटर किसी पोलिंग स्टेशन पर इनरोल्ड हैं, तो उसमें से 100 या 150 लोग क्या हैं, एक्सपायर्ड हैं, लेकिन उनका नाम आज भी है। तो ऐसे वोटर्स को यदि निकाल दिया जाए तो वोटिंग परसेंटाइल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसमें ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस अधिकारी को दी जाती है उसका नाम है बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। उसके ऊपर होता है एईआरओ, उसके ऊपर होता है एआरओ, ठीक है, ईआरओ, ईआरओ के ऊपर होता है आरओ। आरओ अक्सर वही होता है जो जिला का डीएम होता है। डीएम को ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। और ये बहुत ही बड़ी देश सेवा है। खास करके जो चुनाव आयोग में काम करने वाले लोग हैं वो इस देश की बहुत वास्तविक सेवा कर रहे हैं। बड़ा जटिल काम होता है उनका। कई बार उन्हें एफआईआर भी दूसरों पर करना पड़ता है जो फर्जरी के केस में पाए जाते हैं। उनको कुल मिलाकर इस लिस्ट को हेल्दी बनाने की जिम्मेदारी आज के समय में दी गई है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये चुनौती है। निष्पक्षता निर्वाचन आयोग की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। ईवीएम मशीन को लेकर उठते हुए सवाल तीसरी सबसे बड़ी चुनौती में आते हैं। विपक्ष लगातार यह कहता रहा है कि इलेक्शन में क्या हो रहा है, सरकार ईवीएम मशीन में फेरबदल कर रही है, ऐसा विपक्ष का दावा है। इस दावे को लेकर भी निर्वाचन आयोग को स्वयं को निष्पक्ष साबित करना पड़ता है। इस सब को ध्यान में रखेंगे। तीसरा लिखिए, निर्वाचन की तिथि जारी करना। निर्वाचन की तिथि जारी करना, किस तारीख को वोट गिराया जाएगा किस क्षेत्र में, निर्वाचन की तिथि जारी करना। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। मान्यता प्रदान करना। चुनाव चिन्ह आवंटित करना। नेक्स्ट, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। आचार संहिता को लागू करवाना। आचार संहिता को लागू करवाना। एक लाइन जो मैं अब लिखवा देता हूं उसको 2 बार टिक लगा लीजिए। मान लीजिए कोई सदस्य अयोग्य है, तो इस पर क्या होगा, इस पर जो परामर्श लेना है वो राष्ट्रपति से लिया जाता है। लिख दीजिए, संसद सदस्य के अयोग्यता के संबंध में संसद सदस्य के अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना एवं परामर्शन। राष्ट्रपति को सलाह देना एवं परामर्शन दोनों लिख दीजिए। नेक्स्ट, अनियमितता की स्थिति में निर्वाचन को रद्द करना। अनियमितता की स्थिति में निर्वाचन को रद्द करना। निर्वाचन को रद्द करना एक नियम होता है।
कि जो टीम इलेक्शन करवाने जाती है उसको पोलिंग पार्टी कहते हैं, इसको याद रखना है। किसी भी पोलिंग पार्टी से यदि कोई गलती हुई, उस पूरे टीम को, चाहे वो किसी विभाग से वो टीम आया हो, चाहे आईएएस की टीम हो, अध्यापकों की टीम हो, लेक्चरर्स की टीम हो, या फिर पुलिस वालों की टीम हो, जो भी टीम है, उस पूरी टीम को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कि मामला क्लियर नहीं हो जाता है। निर्वाचन आयोग का यह सबसे कड़ा इंस्ट्रक्शन होता है, इसको ध्यान रखना है। जैसे कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गई, या कहीं किसी तरह की अनियमितता हो गई, या फिर जो रजिस्टर 17A है उसे भरने में गलती हो गई, या फिर कंट्रोल यूनिट यूनिट ज्यादा बार दब गया और 17A में एंट्रीज कम है, आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे। जब किसी को मौका मिलेगा सरकार में काम करने का तो आपकी वहां पर ड्यूटी लग जाएगी, तब समझ में आता है। या फिर जो पोलिंग ऑफिसर 1 है उसके एंट्रीज में कोई बड़ी गलती हो जाए। कुल मिलाकर एक बात देखी जाती है कि रजिस्टर और सीयू और जो वैलेट्स हैं, तीनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ग्रीन सिग्नल मिलता है, वरना फिर दिक्कत होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। तो किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में निर्वाचन आयोग चुनाव को ही रद्द करती है उस इलाके में, और री इलेक्शन का प्रावधान है, इसको ध्यान में रखना है। फिलहाल आगे चलेंगे। निर्वाचन शुरू होने से 36 घंटा पहले चुनाव प्रचार पर रोक। निर्वाचन शुरू होने से 36 घंटा पहले चुनाव प्रचार पर रोक। चुनाव प्रचार पर रोक। रोक लगाना। नेक्स्ट, किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य के दल के रूप में मान्यता देना। ठीक है। अभी आप दो पार्टी का नाम याद रखेंगे। हाल ही में कुछ साल पहले आम आदमी पार्टी को 9वां राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, और बिहार में एक दूसरी पार्टी बनी है, जन स्वराज, जिसको राज्य पार्टी का फिलहाल दर्जा मिला है। इसको याद रखेंगे। तो अगले पॉइंट में लिख दीजिए नोट में, हाल ही में आम आदमी पार्टी को हाल ही में आम आदमी पार्टी को 9वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। आम आदमी पार्टी को 9वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ध्यान रखिएगा, बिहार में जन स्वराज के पहले एक और छोटी सी पार्टी आई थी, प्लूरल्स पार्टी, उसको भी ध्यान में रखकर चलेंगे। ये सब मैं अभी नहीं लिखवाऊंगा, ये सब इस चुनाव के बाद लिखवाने योग्य होंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल मौखिक रूप से याद रखने की जरूरत है। ठीक है। नोट नंबर 2, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, और उस समय 14 राष्ट्रीय पार्टी थी। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, और उस समय 14 राष्ट्रीय पार्टी थी। हेडिंग में लिखिए, राष्ट्रीय पार्टी की शर्तें, कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। राष्ट्रीय पार्टी की शर्तें, इसको जरूर याद रखना है, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। पहला शर्त लिखिए, 4 या 4 से अधिक राज्यों में 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, मतलब किसी भी पार्टी को कम से कम 4 राज्य में राज्य की पार्टी का दर्जा मिला होना चाहिए। यह सबसे पहली शर्त है कि 4 राज्यों में कम से कम इलेक्शन लड़ा हो। दूसरा लिखिए, लोकसभा या विधानसभा के लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में अलग अलग राज्यों में
अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त हो। कुल वैध मतों का 6% प्राप्त हो अथवा अथवा कम से कम तीन राज्यों में कम से कम तीन राज्यों में लोकसभा में लोकसभा में कुल सीटों का, पॉइंट अलग हो गया, कुल सीटों का कम से कम 2% सीट प्राप्त हो। कुल सीटों का कम से कम 2% सीट प्राप्त हो। इसका मतलब समझ लीजिए कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। इसका सबसे पहला शर्त क्या है कि मिनिमम 4 राज्य में चुनाव लड़ता हो। ठीक है, लोकसभा का भी लड़ता हो, विधानसभा का भी लड़ता हो, सब मिला के 4 राज्य में चुनाव लड़ता हो और लोकसभा या विधानसभा में जितने वोट गिरे उसका 6% वोट क्या हो, कम से कम इसको प्राप्त हो। अथवा एक शर्त दूसरा भी है, यदि वोट पर नहीं जाकर नंबर ऑफ द सीट पर जाएंगे तो कम से कम 3 राज्य में लोकसभा के चुनाव में क्या हो, 2% सीट हासिल हो जाए। सीट अलग चीज है, वोट अलग चीज है। यदि इन दोनों में से किसी कंडीशन को फुलफिल करता है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और यह शर्त लगभग सरकारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। कोई एक शर्त आपसे जरूर पूछी जाएगी, कई बार दोनों शर्त लिखा होता है तो ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। इसको ध्यान में रखेंगे, नोट लिखिए इसके बाद। देखिए, समय समय पर चुनाव चुनाव आयोग में चुनाव आयोग में कई प्रकार के सुधार समितियों के माध्यम से हुए। कई प्रकार के सुधार समितियों के माध्यम से हुए। जैसे जैसे पहला लिखिए, फर्स्ट में लिखिए नंबर 1 देकर शकधर कम शकहर कमेटी। शकहर लिखिएगा, शकहर कमेटी या शकधर भी कहते हैं। शकधर कमेटी दोनों लिख लीजिए ऑब्लिक देकर, कोई एक रह सकता है। शकधर समिति, ठीक है। दूसरा लिखिए नंबर 2 में लिंगदोह समिति, जो चेयरमैन होते हैं उनके नाम पर बनता है। लिंगदोह समिति, लिंगदोह समिति। तीसरा शेषन समिति, शेषन समिति। तारकुंडे समिति, चौथा तारकुंडे समिति। दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। ये सब महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है, तो इसमें से जिसका भी एक नाम हो वह उत्तर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें किसका संबंध चुनाव सुधार से नहीं है, तो इसमें से जिसका नाम नहीं होगा वो उत्तर हो जाएगा। इसको अपने लेवल से याद कर लेंगे।
अब लिखिए हेडिंग बनाकर या स्टार देकर ही लिखिए। देखिए, चुनाव सुधार को तीन भागों में बांटा गया है। चुनाव सुधार को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। पहला, 1996 से पहले। 1996 से पहले। दूसरा, 1996 से 2010। 1996 से 2010। और तीसरा, 2010 से लेकर वर्तमान तक। ठीक है। अब हम समझेंगे कि 96 से पहले एक बड़ा परिवर्तन क्या हुआ। तो राजीव गांधी के समय में जो मताधिकार की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आप में से कोई बता सकता है किस संविधान संशोधन में हुआ था? वेरी गुड, लिख दीजिए। लिखिए स्टार देकर, 1996 से पहले के सुधार की कड़ी में। 1996 से पहले के सुधार की कड़ी में। 1996 से पहले के सुधार की कड़ी में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ब्रैकेट में लिख देंगे 61वें संविधान संशोधन 1989 के आलोक में। और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, पीएम राजीव गांधी। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम 1996 से पहले वाले में है। एक शॉर्ट हेडिंग दे देंगे 1996 से पहले, कहीं पर याद रहेगा ये चार पांच घटनाएं उसके पहले हुई। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावक की संख्या राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में 10% कर दिया गया। प्रस्तावक की संख्या राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में 10% कर दिया गया। प्रस्तावक की संख्या राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में 10% कर दिया गया। ठीक है। अब इस कड़ी में एक समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, वोहरा समिति। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, अभी 96 के पहले वाले में लिखेंगे। लिखिए वोहरा समिति का संबंध, वोहरा समिति का संबंध राजनीतिक व्यवसायी, राजनीतिक व्यवसायी और अपराधियों के त्रिकोण की जांच से है। वोहरा समिति का संबंध राजनीतिक व्यवसायी और अपराधियों के त्रिकोण के जांच से है। जांच से है। ध्यान देंगे
आजकल चुनाव ईवीएम से होता है। ईवीएम आजकल सबसे अधिक व्यवहारिक है। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ध्यान रखेंगे। और राजस्थान, दिल्ली और कुछ ऐसे ही जगहों पर इसका पायलट ट्रायल किया गया था। लेकिन सबसे पहले ईवीएम के माध्यम से गोवा में चुनाव संपन्न करवाया गया। आज ईवीएम क्या है? एक बड़ा मुद्दा है विपक्ष का। विपक्ष का सदैव दावा रहता है इसमें वोटों की बेईमानी हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण से इलेक्शन कमीशन के सामने ईवीएम की निष्पक्षता को साबित करने की कड़ी चुनौती है। तो आप लिखिए ईवीएम, तीर का चिन्ह देकर फुल फॉर्म लिख लेंगे। ईवीएम, तीर का चिन्ह देकर इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें आगे लिखिए, पहली बार इसका प्रयोग मध्य प्रदेश, पहली बार इसका प्रयोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान और दिल्ली जैसे कुछ जगहों पर हुआ, कुछ जगहों पर हुआ, जबकि जबकि पहली बार संपूर्ण चुनाव ईवीएम के द्वारा गोवा में संपन्न हुआ। पहली बार संपूर्ण चुनाव ईवीएम के द्वारा गोवा में संपन्न हुआ। गोवा में संपन्न हुआ। गोवा में संपन्न हुआ। ठीक है। अब एक शब्द है मतदाता पहचान पत्र, ईपिक कार्ड कहते हैं इसको। बहुत चर्चा में है आजकल और सबके पास रहना भी चाहिए। लेकिन मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत 1993 से हुई। 1993 मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत 1993 से हुई। 1993 से हुई। अब ये 96 के पहले के सुधार हैं। तो 96 के पहले एक और बात कही गई, लिख दीजिए, दो से अधिक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। यानी एक साथ दो से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दो से अधिक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। प्रतिबंध। नेक्स्ट, चुनाव प्रचार की अवधि को 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया। चुनाव प्रचार की अवधि को 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया। 14 दिन कर दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। हेडिंग बनाकर लिखेंगे 1996 से 2010। 1996 से 2010। तो कोई बताएंगे आप में से कि राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए या कितने अनुमोदक चाहिए? 50 और 50। और उपराष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए वर्तमान में? 20 और 20 चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट यही लिखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। आज भी 50 ही है, फिलहाल इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपने इलेक्शन के टाइम में देखा होगा पोस्टल बैलेट, इंग्लिश में कहते हैं पोस्टल बैलेट, डाक मतपत्र कहते हैं। ये क्या होता है?
तो यह दो तरह के लोगों के लिए उपयुक्त होता है, खास करके ऐसे व्यक्ति जिनकी ड्यूटी चुनाव में है। वो वोट कैसे डालेंगे? मान लीजिए कोई बिहार का वोटर है और वो व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में पोस्टेड है, तो इलेक्शन जब लोकसभा का चल रहा है तो कैसे अपने राज्य जाएगा? ऑलरेडी उसकी पोस्टिंग कहीं और है चुनाव में, चुनाव नहीं छोड़ सकते। तो जिस दिन इलेक्शन का डेट रखा जाता है उसके कुछ दिन पूर्व ही पोस्टल बैलेट का भी एक डेट होता है, और उस व्यक्ति को एक दिन की छुट्टी मिलती है। संबंधित जगह पर जाकर वो पोस्टल बैलेट जमा भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं डाक के माध्यम से, और उसकी भी गणना की जाती है। इसमें लिख दीजिए 1999 में डाक मतपत्र से वोटिंग शुरू हुआ। 1999 में डाक मतपत्र से वोटिंग शुरू हुआ, वोटिंग शुरू हुआ, ठीक है। और सेना के लिए प्रॉक्सी मतदान की शुरुआत हुई। सेना के लिए प्रॉक्सी मतदान की शुरुआत हुई। सेना के लिए प्रॉक्सी मतदान की शुरुआत हुई। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। एक और लाइन ऐड कर दीजिए। ईवीएम में ब्रेल लिपि की शुरुआत। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? ब्लाइंड्स के लिए होती है। ईवीएम में ब्रेल लिपि की शुरुआत 2004 से आंध्र प्रदेश से हुई। आंध्र प्रदेश से हुई, ठीक है। हेडिंग में लिखिए 2010 से लेकर अब तक। 2010 से लेकर अब तक, अब तक। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। 2010 से, नेक्स्ट पॉइंट, एक एनआरआई वाला मामला भी लिख लीजिए। एनआरआई हम नागरिकता में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए 2010 से विदेश में रहने वाले भारतीयों को वोट देने का अधिकार मिला। 2010 से विदेश में रहने वाले भारतीयों को वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है। यदि आपने वोटिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि 2013 के बाद एक नया बटन है नोटा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो नोटा के बारे में भी लिख दीजिए। वैसे नोटा पर सरकार को और काम करने की जरूरत है, ठीक है। नोटा के बारे में आम जनता को पता भी नहीं है आजकल। इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? जागरूकता अभियान फैलाना चाहिए। यदि आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत प्रचार किया है, लेकिन भारत के सामान्य जनमानस तक यह बात पहुंच ही नहीं पाई। तो इसीलिए नोटा जो है उसकी स्थिति आज भी क्या है, उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाया, अन्यायी की स्थिति है उसकी। नोटा के बारे में यदि पता चल जाएगा और कभी ऐसा हो जाएगा कि नोटा ही जीत जाए, तो एक बार को लेकर लोकतंत्र पर सोचना पड़ेगा सरकार को कि लोकतंत्र सही दिशा में है या नहीं है, ठीक है। तो नोटा को लेकर आगे और भी कार्य होने की संभावना है। फिलहाल ये लिख दीजिए कि 2013 से नोटा की शुरुआत हुई। 2013 से नोटा की शुरुआत हुई, छत्तीसगढ़ और एमपी से। एमपी से,
आपने इसी कड़ी में सुना होगा वीवीपैट। कोई बता सकते हैं क्या होता है वीवीपैट? वीवीपैट क्या होता है? आप लोग भारत में ही रहते हैं कि विदेश में रहते हैं? किसी को नहीं पता है? कितने अभ्यर्थियों ने इसमें से कभी वोट गिराया है? हाथ खड़े करें एक बार। केवल एक हाथ खड़ा हुआ है। बाकी लोग क्या प्रवासी भारतीय हैं? ठीक है। यदि आपने वोट गिराया होगा तो आपने जरूर देखा होगा जो तारों को जोड़ा जाता है कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले एक कंट्रोल यूनिट होता है जो पोलिंग ऑफिसर 3 लेकर बैठा रहता है। जब जैसे ही आप स्याही लगाकर उस व्यक्ति के पास जाते हैं अपना पर्चा लेकर, वो क्या करता है, आपके स्लिप को रख लेता है और एक बार प्रेस करता है वहां का बटन, यानी उसने एक वोट का ऑर्डर दिया है। आप वह वोट आप किसी को गिरा सकते हैं। अब आप कहां जाते हैं? बीयू के पास, बैलेट यूनिट के पास जाते हैं, जिसमें सभी उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह सजे होते हैं। आपने जैसे ही कोई एक बटन दबाया, उसके बगल में एक बक्सा जैसा मशीन रखा होता है जो सीयू से ऐड होता है, उसको बोलते हैं वीवीपैट, जिसमें आपने किस पार्टी को वोट दिया उसका चुनाव चिन्ह एक कागज में छपकर कुछ सेकंड्स के लिए आपको दिखता है। 7 सेकंड उसका टाइम होता है, शायद 7 सेकंड है। देखा है कभी कि नहीं देखा है? देखा होगा। जिस छाप को आपने वोट दिया उसकी वो पहचान है कि यदि उसी को वोट गया है तो उसमें वो आपको लाइट पर चमकता हुआ लैंप में दिखेगा। जरूर आपने देखा होगा। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो इतनी बहस हुई है देश में। देखिए, वोटर वेरीफाइड, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट। ठीक है। यह विपक्ष के डिमांड पर आजकल हर इलेक्शन में इशू किया जाता है इसको। केवल एमसीडी के चुनाव को छोड़कर अपर लेवल के सभी चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा। यह स्थानीय निकाय के चुनाव को छोड़कर विधानसभा लोकसभा में तो मैंडेटरी है कि होना ही चाहिए। देखिए, इसकी शुरुआत 2013 से नागालैंड से हुई। इसकी शुरुआत 2013 से नागालैंड से हुई। नागालैंड से हुई। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम 2010 के बाद वाले में हैं। देखिए, चुनाव खर्च की राशि 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है। 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है। विधानसभा के लिए 28 लाख और लोकसभा के लिए 40 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखिए, स्टेट फंडिंग, स्टेट फंडिंग की अनुशंसा, स्टेट फंडिंग की अनुशंसा इंद्रजीत गुप्ता समिति ने किया है। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने किया है। समिति ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट, दोष सिद्धि और राजनीतिज्ञों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान भी 2010 के बाद लाए गए। दोष सिद्धि और राजनीतिज्ञों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान भी
2010 के बाद लाए गए। ठीक है, हेडिंग में लिखिए बूस्टर फैक्ट्स, महत्वपूर्ण बातें। बूस्टर फैक्ट्स। लिखिए पहला पॉइंट, 89वां संशोधन 2003 के माध्यम से 89वां संशोधन 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांट दिया गया। पहले एससी एसटी कंबाइंड रूप से था, अब एससी का अलग हो गया है और एसटी का अलग हो गया है। दो भागों में बांट दिया गया। पहला नेशनल एससी कमीशन और दूसरा नेशनल एसटी कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजता है। ये दोनों आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजता है। अगला बिंदु, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जाता है। ठीक है, कौन बनते हैं? रिटायर्ड जज मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट, अगला लिखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, कॉमा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, कॉमा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, कॉमा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ये सब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। ये सब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, नीचे लिखिए सदस्यता की अवधि 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। 5 वर्ष या 70 वर्ष, ध्यान रखना है। 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। अब एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, यदि किसी मामले को 1 साल से अधिक हो गया है तो उस मामले की जांच मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों की जांच करेगा जो 1 साल के अंदर का है। तो लिख दीजिए, मानवाधिकार आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करता है। मानवाधिकार आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करता है। ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करता है
जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगला बिंदु लिखिए, मानवाधिकार आयोग अधिनियम, मानवाधिकार आयोग अधिनियम 2006 के अनुसार 2006 के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या घटाकर 5 से 3 कर दी गई है। इसके सदस्यों की संख्या घटाकर 5 से 3 कर दी गई है। 5 से 3 कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूचना आयोग के सदस्य का कार्यकाल, सदस्य या अध्यक्ष दोनों कर देंगे। सूचना आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है, जो पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। ठीक है, अगले पॉइंट पे 5 टिक लगा देंगे। लोकपाल एवं लोकायुक्त की अवधारणा, लोकपाल एवं लोकायुक्त की अवधारणा अवधारणा ओम्बड्समैन से प्रभावित है। ओम्बड्समैन से प्रभावित है। ब्रैकेट में स्वीडन, स्वीडन। बहुत पूछता है यह क्वेश्चन, ओम्बड्समैन कहां से लिया गया है? स्वीडन से। इसी में लिखिए, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। थोड़ा उल्टा हो गया, इसको दोबारा सही करके लिख दीजिए। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रभाव भी इस पर देखा जाता है, का प्रभाव भी इस पर देखा जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रभाव भी लोकपाल पर देखा जाता है, इतना लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की शुरुआत की शुरुआत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 16/1/2014 से हुई। ठीक है, 2014 को नहीं भूलेंगे। देखिए, सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में हुई। सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में हुई, महाराष्ट्र में हुई। जबकि इसके लिए सबसे पहला अधिनियम
जबकि इसके लिए सबसे पहला अधिनियम 1970 में ओडिशा में बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पदच्युति पदच्युति के संदर्भ में पदच्युति के संदर्भ में कदाचार या असमर्थता की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। कदाचार या असमर्थता की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिला फोरम तीर का चिन्ह, जिला फोरम तीर का चिन्ह 20 लाख रुपए तक की मामले की जांच करता है। 20 लाख रुपए तक के मामले की जांच करता है। 20 लाख रुपए तक के मामले की जांच करता है। नेक्स्ट नीचे लिखिए, राज्य उपभोक्ता आयोग तीर का चिन्ह, इसमें लिखिए 20 लाख से ऊपर एवं 1 करोड़ तक के मामले की जांच करता है। ठीक है, तीसरा लिखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग 1 करोड़ से ऊपर की जांच करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री जबकि उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। जबकि उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। एक दो बातें और लिख दीजिए। लिखिए, सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त विधि, लॉ, इंग्लिश में लॉ कहते हैं, विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन का ज्ञान और अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्ति होते हैं।
विख्यात व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट, देखिए, राज्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन से बीपीएससी में एक क्वेश्चन जो बराबर पूछा जाता है कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, जिसको आप आरटीआई के नाम से जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, वह एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन का साधन है। इस पर टिप्पणी कीजिए। यह क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस का एक बहुत ही प्रमुख क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। इस पर भी थोड़ा आप अध्ययन करके आएंगे। टॉपिक लिखकर छोड़ दीजिए, लोक सेवा आयोग, इसकी क्लास कल से होगी। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, कल से फिर इसकी क्लास नियत समय से लेंगे। आज कक्षा को यहीं समाप्त करने की मैं घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि।